जय हिंद प्यारे साथियों, आपके सामने हम बात करने वाले हैं त्रिभुजों के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जो त्रिभुजों के कुछ गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए जरा समझते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले दो चीजें आपको पढ़नी है, एक सर्वांग समता पढ़नी है, एक समरूपता पढ़नी है। सर्वांग समता पढ़नी और समरूपता पढ़नी। सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर? सर्वांग समता और समरूपता में क्या फर्क है, आइए जरा देखिएगा। समरूपता मतलब कोई चीज देखने में एक जैसी लगे। समरूपता मतलब कोई जैसी देखने में एक चीज लगे। इस समरूपता और सर्वांग समता को बारे में जानने के लिए आपको आकृति और आकार इन दोनों को समझना होगा। अगर हम किसी सर्वांग समता की बात करेंगे तो सर्वांग समता में जो हमारा आकृति भी आएगा और आकार भी आएगा। क्या आएगा? आकृति भी आएगा और आकार भी आएगा। मतलब आप समझिए, और किसी चीज, मान लीजिए हम कोई फिगर बनाते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार कोई फिगर बना दिया हमने, और ये भी हमने क्या बना दिया, फिगर बना दिया। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अगर इन दोनों की आकृतियां, ये दोनों आकृतियां क्या दिख रही है? आकृति का मतलब होता है बनावट। एक बनावट कैसे बन रहा है कोई चीज। आप देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, मतलब इनकी बनावट क्या है? सेम है। दोनों त्रिभुज है, दोनों की आकृतियां क्या है? बराबर है। तो ये कैसी होंगी? आकृतियां अगर बराबर है तो ये क्या है? आपस में समरूप। आकृतियां अगर बराबर है तो ये दोनों आपके आपस में समरूप है। अगर इसी आकृति को इसके आकार के बराबर कर दिया जाए, मतलब ये भुजा 5 सेमी, ये 6 7, तो ये 5 6 और 7, आपको दिख रहा है कि ये सभी भुजाएं इससे क्या हो गई हैं? बराबर। ये सभी भुजाएं इससे क्या हो गई हैं? बराबर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांग समता कहलाएगा। मतलब आप समझ रहे कि आकार क्या होता है। आकार किसी चीज का साइज होता है, किसी चीज की माप की जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। समरूपता क्या होती है? समरूपता सॉरी आकार समझ में आया? आकृति क्या होती है? आकृति मतलब किसी चीज की बनावट कैसी है। त्रिभुज है, ट्रायंगल है, कैसे? आइए जरा समझते हैं। आप जब इसमें देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा त्रिभुज बन गया, और मैं बनाता हूँ इसको ऐसे बनाता हूँ, ये हमारा आयत बन गया। तो जरा एक बात बताइए आप, क्या ये दोनों चीजें आपस में समान दिख रही है आपको? नहीं, ये समरूप तो हो ही नहीं सकते। याद रखिएगा, ये समरूप तो हो ही नहीं सकते। अगर एक बात बताइए, अगर ये समरूप नहीं है मतलब इसकी आकृति बराबर नहीं है, यानी आकृति एक जैसी नहीं है। अगर आकृति एक जैसी नहीं है तो याद रखिएगा ये सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आकार मतलब किसी चीज की बनावट और माप एक जैसी होनी चाहिए। आकृति मतलब उसकी जो बनावट है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, मतलब उसको डिजाइन कैसे किया जा रहा है। आप एक बात समझिए, अगर ये त्रिभुज और ये क्या है? आयत है, तो ये दोनों कभी आपस में समरूप नहीं हो सकते, ना ही सर्वांगसम हो सकते हैं। मतलब समरूप और सर्वांगसम का जो नियम कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमेशा समान आकृतियों में इनकी तुलना की जाएगी, समान आकृतियों के इनसे बात की जाएगी। जरा ये समझते हैं। सर्वांग समता मतलब अगर कोई चीज मान लेते हैं ऐसे है और कोई चीज ऐसे, आप इन दोनों में देखेंगे तो क्या दिख रहेगा? इनकी आकृतियां तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन क्या आकार एक जैसे बराबर है? नहीं। अगर आकृतियां एक जैसी हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समरूप है। मतलब रूप क्या है उसका? एक जैसा है, लेकिन वो छोटा और बड़ा है। अगर सर्वांग समता की बात करेंगे तो सर्वांग समता का मतलब एक बात समझिएगा मेरे भाई, ये ऐसे बन गया, इसी की तरह क्या बन जाएगा? एक और ऐसे बन जाएगा। तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? सर्वांग सम दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है आपस में? सर्वांग सम दिख रहा है। लेकिन सर्वांगसन और समरूपता की ज्योमेट्री में कुछ शर्तें होती हैं जिसको पूरा करना होता है। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, आपको दिख रहा है कि इसकी आकृति और क्या है? आकार दोनों बराबर। अगर आकृति और आकार दोनों बराबर तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समरूपता। क्या कहलाएगा? सॉरी, सर्वांग सम। ये क्या है हमारा? सर्वांग सम है। अगर केवल आकृति बराबर तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। एक बात समझ है क्या? एक बात बताइए, क्या इसकी आकृति बराबर नहीं है? क्या इसकी आकृति बराबर नहीं है? इसका मतलब ये क्या, ये भी समरूप है? मतलब सर्वांग सम कोई चीज समरूप हो सकती है, लेकिन कोई समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकती। ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये समरूप है, ये समरूप है कि नहीं? आपको ये समरूप दिख रहा होगा। ये सर्वांगसम में दिख रहा है। समरूप सॉरी सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता। यहां से क्या निकल के आया? एक चीज यहां से समरूप और समानता सर्वांग समता में एक संबंध निकल के आया है कि सभी समरूप
सर्वांग सभी समरूप सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्वांग सम समरूप नहीं हो सकते। उम्मीद यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है बताने, इसका बहुत बड़ा मतलब है, जब दो त्रिभुज आपस में दिए जाएंगे तो किस तरह कैसे क्या बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे आज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री की कुछ शर्तें कहते हैं कोई त्रिभुज है, अगर कोई मान लीजिए कोई त्रिभुज की बात करेंगे, हम त्रिभुज की बात करेंगे तो उसमें बताया जाता है शर्तें कि कोई त्रिभुज कब सर्वांगसम है कब नहीं। आइए जरा समझते हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्या हो बराबर हो, तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जरा बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दो त्रिभुज है, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी, ये क्यू और एक आर। अगर ये वाली भुजा इस त्रिभुज इस वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होती है और ये वाला कोण इस कोण की क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, मतलब आप एक बात समझ गए कि जो ए बी बराबर जो आएगा वो पी क्यू के आएगा। किसके आएगा? पी क्यू के आएगा, कामा जो कोण ए है कोण किसके आएगा? कोण पी के बराबर आएगा। और आप समझ रहे हैं कि ए सी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? पी आर के बराबर होगा। आप यहां से क्या देख रहे हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक भुजा मतलब साइड और एक एंगल मतलब कोण और एक भुजा मतलब साइड, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या हो बराबर हो तो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई? देखिए, अगर त्रिभुज ए बी सी आपके जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो इस तरह सर्वांगसम न लिखिए, इस तरह बना देगा उसको, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? सर्वांगसम। एक बात याद रखें, सर्वांगसम का मतलब ये समझ में आ गया कि सब कुछ उसका जो क्या होगा बराबर होगा, सब कुछ उसका क्या होगा बराबर होगा। मतलब अब जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं इससे इसको लंब खींच दूं, यहाँ से इसको लंब खींच दूं, तब भी आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों लंब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहता है हमारा सर्वांगसमता कहता है। अब जब हम बात करेंगे तो सबसे मेन पॉइंट जो आएगा आपका एंगल, साइड एंगल। अगर त्रिभुज के दो कोण और एक भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में क्या है? बराबर है, तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। आइए जरा समझते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए भाई आपको, ये P है, ये Q और ये R, ये A है, ये B है और ये C है। सर्वांगसम का मतलब क्या है? आइए जरा देखिए। हम बताएं आपको कि अभी दूसरा शर्त, हम दूसरा कंडीशन क्या बताएं? अगर त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में क्या है? बराबर, त्रिभुज आपस में क्या होगा? सर्वांगसम। मान लेते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या है? बराबर है, और ये वाली भुजा क्या है? बराबर। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लिखें कोण Q बराबर कोण B, और अब भुजा क्या आपको? क्यू आर बराबर किसके भाई? BC के, और कोण R बराबर से कोण C के। आप देखेंगे कि त्रिभुज की दो कोण आपस में क्या है? बराबर है, और एक भुजा क्या आपस में? बराबर। त्रिभुज आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अगर त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा तो इसका सब कुछ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप कह सकते हैं सब कुछ इसका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा, ये कंडीशन कुछ आगे आएंगे आपको बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर है। सर्वांगसम का चिन्ह जानते हैं आप, क्या लिखेंगे? त्रिभुज
त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। त्रिभुज क्या लगाएंगे, ए बी सी, ये हमारा सर्वांग सम का चिन्ह होता है और क्या होता है, ये हमारा त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं, आइए जरा समझते हैं। यहाँ तक हो गया होगा। अब एक आखिरी चीज बताने जा रहे हैं इसमें सर्वांग समता में, उसके बाद हम चलेंगे समरूपता के, और समरूपता का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर समझने के लिए। समरूपता के बारे में, सर्वांग समता के बारे में एक चीज और जानते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, साइड साइड और साइड, मतलब भुजा भुजा और भुजा, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज की तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। और सर्वांग सम के बारे में आज जान चुके हैं आप, तो अब हम कल बताएंगे किस तरह इसकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है और किस तरह ये होता है, समझेंगे हम इसको। मिटा रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समरूपता की। किसकी बात करेंगे, समरूपता की। समरूपता क्या है, किसी चीज को देखने में क्या लगे, बिल्कुल सिमिलर लगे। जिस तरह जब पहाड़ वगैरह देखते होंगे आप, तो पहाड़ वगैरह को किस तरह नापा जाता है, ऊंचाइयों को किस तरह नापा जाता है, पहाड़ के ऊंचाइयों को किस तरह नापा जाता होगा, क्या उसको इंची टेबल के ऊपर चढ़ा जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए उन्हें क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए उनको उसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई, समरूपता का, यानी हम सीधे लिख रहे हैं समरूप। समरूप का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया जाता है, समरूप का। आप कहेंगे कि किस तरह निकाला जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पहाड़ है, क्या भाई यहाँ पर एक पहाड़ है, त्रिभुज आकार का एक पहाड़ है, ऐसा कुछ एक पहाड़ होगा त्रिभुज आकार का, और इसी पहाड़ की आकृति क्या की जाएगी, एक ऐसे त्रिभुज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, ऐसे त्रिभुज बनाया जाएगा। और इस पहाड़ के इस कोने को कुछ इस तरह ऐसे ऐसे डिजाइन किया जाएगा और माना जाएगा, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, कोण बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, कोण। ये वाला कोण इस त्रिभुज इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस त्रिभुज इस कोण के बराबर होगा, और ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जरा समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। देखिएगा कि जब आप देखेंगे तो ये वाला कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। समरूपता का मतलब आप समझ में आ रहा है क्या करना है। आप समरूपता का केवल एक कंडीशन आप जानिएगा कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो याद रखिएगा त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। क्या होगा, आपस में समरूप होगा। एक मिनट हमारा, चलिए, त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में बराबर, त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। अब आइए जरा समझते हैं समरूप के बारे में। मान लेते हैं आपके पास दो त्रिभुज आपस में दिए गए हैं, ये दो त्रिभुज आपस में दिए गए हैं। इस बार त्रिभुज की आकृति से मतलब नहीं है आपको, त्रिभुज का कोण कैसे बन रहा है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू और ये क्या है, आर। हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कोण बी जो है इस त्रिभुज कोण क्यू के क्या है, बराबर। कोण ए इस त्रिभुज कोण पी की क्या है, बराबर है। और कोण आर इस त्रिभुज कोण सी और कोण आर क्या आपस में बराबर। मतलब आप समझ रहे, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे आपस में, त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, सी समरूप का चिन्ह होता है। त्रिभुज पी क्यू और ये आर आएगा, ये हमारा समरूप का चिन्ह होता है। कहेंगे इसका मतलब क्या है, बताने का तात्पर्य क्या है, आइए जरा समझते हैं। अब हम जो शुरू करने वाले हैं थोड़ा ध्यान दें, यहां तक उम्मीद है क्लियर होगी ये बातें। अब आगे बढ़ते हैं। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आइए देखते हैं। यहां पर लिखते हैं हम बी। क्या लिखते हैं यहां पर हम, बी। देखिए, हम आपको बताएं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। मतलब यहां से कंडीशन निकल के आया, यहां से कंडीशन निकल के आया हमारा कि आप लिख सकते हैं,
आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज, जब ये देखिए कोण बी बराबर क्या है, कोण सी, सॉरी कोण बी बराबर किससे, कोण क्यू की। जरा ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कोण बी कोण बी किस भुजा के द्वारा बनाया जा रहा है, ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर। मतलब आप कोण बी और कोण क्यू को देखेंगे तो पता चलेगा ए बी और बी सी, कोण पी क्यू और क्यू आर। आप जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देगा, ये वाली जो भुजा होगी इस भुजा के संगत होगी और ये वाली जो भुजा होगी इस भुजा के संगत होगी। ये बात याद रखिएगा। ये कोण बनाया गया तो इस कोण की ऊपर वाली भुजा ये वाली होगी और नीचे वाली भुजा ये होगी। ये कोण बनाया गया तो इसकी संगत भुजा ये होगी और क्या होगी, ये होगी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब आप लिखेंगे ए बी बटा के पी क्यू, क्या लिखेंगे, ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी सी बटा के क्यू आर बराबर। आप कहेंगे जब ये दोनों इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे ए सी बटा के क्या आएगा हमारा, पी आर आएगा। इसी कंडीशन को लोग कहते हैं कि हमने शॉर्टकट निकाला है। मेरे भाई बहनों याद रखना, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये कहता है हमारा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आएंगी। ये बहुत जबरदस्त चीज है मेरे भाई, किसी भी सवाल को करने के लिए, बड़ी से बड़े क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है चीजें समझ में आए होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये तो अलग अलग त्रिभुज थे, अलग अलग तरीके से आपको निकाला जा रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब एक ही त्रिभुज एक त्रिभुज दे दिया जाए आपको, एक त्रिभुज दे दिया जाए भाई आपको, यहाँ पर इसको ए लिखा जाए, इसको बी लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाए, सी लिखा जाए, क्या लिखा जाए, सी लिखा जाए। हम जानेंगे अब थेल्स प्रमेय। क्या जानेंगे, थेल्स प्रमेय या थेल्स की थ्योरी। थेल्स प्रमेय या थेल्स की थ्योरी। थेल्स प्रमेय क्या कहते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को आप प्रतिच्छेद करे। क्या करे, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। मतलब यहाँ पर मानते हैं पी पर प्रतिच्छेद करता है और यहाँ पर क्या कैसे करता है भाई, हमारा क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। हम आपको बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को आपस में किसी त्रिभुज के, ये दोनों भुजाएं दिख रही हैं आपको, किसी त्रिभुज की भुजाओं को किसी भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर पी क्यू खींची जाए और दो अन्य भुजाओं क्या करे, वो प्रतिच्छेद करे, तो थेल्स ने ये बताया था कि ये इसको एक निश्चित अनुपात में काटेगा। किस अनुपात में काटेगा, निश्चित अनुपात में, मतलब समान अनुपात में विभाजित किया जाएगा। मतलब ये आएगा आपका कि ए पी बटा के बीपी बराबर क्या आएगा, ए क्यू बटा के क्यू सी। क्या है, ए क्यू बटा के क्यू सी। ये हमारे थेल्स ने बताया था। क्या बताए थे, थेल्स ने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के किसी सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु पर काटे। अन्य दो भुजाओं किस पे काटे, मध्य बिंदु पर काटे। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, दोनों आपस में क्या होंगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त की बात हम करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें, क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं ए पी अपान बी पी प्लस का एक बराबर ए क्यू अपान सी क्यू या क्यू सी प्लस का एक। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इसके बटा एक ले सकते हैं हम। इन दोनों का लॉसन निकालेंगे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा।
इन दोनों का जब आप लॉस से निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, बीपी आएगा। एक कला से किसी के साथ निकाले वही आएगा, बीपी का भाग देंगे एक बार जगह यानी एपी आएगा। एपी प्लस क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक का भाग बीपी देंगे बीपी आएगा, बीपी गुणा ए में करेंगे कितना आएगा भाई, फिर बीपी आएगा बराबर ये क्या आएगा। इसी तरह ये आएगा ए क्यू प्लस क्या आ जाएगा, ये क्यूसी आ जाएगा, अपान क्या आ जाएगा, ये क्यूसी आ जाएगा। इससे क्या देखने को मिल रहा है आपको, जरा आप ध्यान देंगे तो एक चीज का पता चलेगा आपको कि एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एबी मिलेगा। इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो टोटल हमें क्या मिलेगा, यहां से यहां तक एबी मिलेगा। मतलब ए बी अपान बीपी बराबर, ये पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए सी अपान क्यूसी आएगा, ए सी अपान ए क्यू प्लस क्यूसी, ए क्यू प्लस क्यूसी, इन दोनों भुजाओं जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारे ए सी आएगा। हमारे पास दो चीजें मिली, ये दूसरा फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला ये बटा ए, दूसरा फॉर्मूला ए क्यू अपन क्यू सी आया, और तीसरा दूसरा वाला देखिएगा ए बी, ये पूरा बटे इसको लिख सकते हैं आप, और इस पूरा बटे इसको लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है, ए सी बटा के इसको लिख सकते हैं आप, और ये बटा के इसको लिख सकते हैं आप। उम्मीद ये बातें समझ में आ रही। अब आगे देखिएगा क्या करना आपको, इसको मिटा रहा है, ये थेल्स थ्योरी थोड़ा समझ ली, उसके बाद समरूपता की कुछ चीजों को और बताएंगे हम आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। दो फॉर्मूले याद रखना है, एक वाला ये जिससे पहले मिटाया वो। अब अगर हम क्या करें कि अगर हम इसको पलट दें, क्या करें, पलट दें, अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, ये बीपी अपन ए बी आएगा और क्यूसी अपन। अगर हम पलट दें, पलटने पर हम लिखते हैं, पलटने पर क्या करते हैं भाई, जब आप पलटने पर लिखेंगे तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्या आएगा आपका, बीपी अपान ए बी बराबर क्या आएगा, क्यूसी अपान ए सी आएगा। क्या है, क्यूसी अपान ए सी आएगा। चीजें वही आने वाली हैं, लेकिन अब थोड़ा बदलाव होगा। क्या होगा, थोड़ा बदलाव होगा। जिस तरह हम इसको लिख रहे थे क्या उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, तीसरा फॉर्मूला जो यहां से बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि ये वाली भुजा, देखिए इस पूरी भुजा के बटे इस वाली भुजा को लिखे थे, इसी तरह आप इसी प्रकार जो लिखेंगे, आप इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ए बी ये पूरा भुजा बटे ये वाली भुजा, आप लिख सकते हैं। ये पूरा भुजा बटे क्या, इसको लिख सकते हैं आप। तो ए बी बटा क्या लिख सकते हैं आप, एपी लिख सकते हैं। उसी तरह जो ये क्या आएगा, ए सी बटा क्या आएगा, ए क्यू आएगा। ए सी बटा क्या आएगा, ए क्यू आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, ये सवाल लगाते हुए काम आता। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो देखा आपने वो क्या देखा था आपने, थेल्स की थ्योरी थी ये, और जो चीजें को समझनी थी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां तक उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, समरूपता के नियम पे फिर से चलते हैं। एक बात बताइए आप, अगर हम बात करें कि ये वाली भुजा इस भुजा क्या समांतर है, मतलब आपको दिया जो है, आपको जो दिया है पी क्यू समांतर किसके है, बीसी के। पी क्यू समांतर किसके, बीसी के। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर, तो समांतर भुजाओं का नियम लगाएंगे आप। क्या ये वाली कोण इस कोण के बराबर होगी संगत कोण से, क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण के, क्योंकि ये दोनों देखिए, ये वाली रेखा से जा रही है, ये रेखा से जा रही है, इन रेखाओं को ये रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब इस त्रिभुज को हम बनाएंगे और इस त्रिभुज को यहां से इस वाले त्रिभुज को जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों कोण एक ही में आ रहा है। बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे तो इसे घूमेंगे, छोटा वाला त्रिभुज बनाएंगे तो इसे घूमेंगे, मतलब ये कोण दोनों में आ रहा है। जवन कोण दोनों में आता है, जो कोण दोनों में आता है उसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, जिसको आप इंग्लिश में नहीं बोलते आप, कॉमन सी बात है यार, ये तो आता ही है। तो मतलब आप समझ गए कि क्या है, ये दोनों में आएगा। आप समझ, अब हम लेंगे त्रिभुज
PAQ, त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC में जरा ध्यान दीजिए, इसको हम बताना क्या चाह रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आपस में समरूप कैसे होंगे देखिएगा। कोण APQ, कोण APQ समरूप है। APQ किसके बराबर होगा भाई? APQ ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण ABC, कोण ABC किससे होगा भैया? संगत से होगा। उसी तरह ये वाला इसके बराबर होगा संगत से, तो आप लिखेंगे कोण AQP, ये वाला कोण बराबर होगा किससे होगा भाई? कोण ACB के। और ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कोण A बराबर कोण A। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते, त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इससे पहले हम आपको बता के आएंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मतलब आप एक बात समझिए कि ये वाली भुजा, आप ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे हैं कि ये वाली भुजा बटी ये वाली भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब कौन कौन सा त्रिभुज लिए, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज आपस में समरूप है तो त्रिभुज APAQ लिया आपने, उसके बाद क्या लिया आपने? BAC लिया। संगत भुजा आनी चाहिए। PA के संगत कौन है? BA, यानी PA के संगत कौन है? यहाँ पर देखिए, PA के संगत कौन है? BA। PA के संगत कौन है? यहाँ पर P है। PA के संगत कौन है? BA है, मतलब PA बटा के BA आएगा। दिमाग से सोचिएगा, आपने बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, BAC लिया आपने, और यहाँ से क्या लिया? छोटा वाला त्रिभुज ये लिया है। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है तो ये पूरा न जाएगा, ऐसे आएगा। छोटा वाला यहाँ से जाएगा, मतलब ये वाला संगत किससे होगा? इस पूरे त्रिभुज के संगत। क्या कह रहे, समझ में आ रहा? आपने बड़ा वाला त्रिभुज लिया है तो यानी जो P किसके संगत होगा? BA के। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जो PA क्या आएगा बटा के ये पूरा क्या आएगा हमारा? BA आएगा बराबर। अब आगे देखिएगा, AQ किसके संगत आएगा? AC क्या आएगा? AQ किसके संगत आएगा? टोटल यदि ये वाला बटे पूरा आएगा। ये वाली भुजा किसके संगत होगी? इस पूरे की संगत होगी। मतलब AQ जो संगत होगा पूरे किससे होगा? AC की होगा। AQ बटा के AC, और ये वाली जो भुजा होगी इस पूरे भुजा क्या होगी? संगत होगी। संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? आपस में बराबर आएगा। मतलब APQ बटा के क्या आएगा? BC आएगा। ये जबरदस्त फॉर्मूला मेरे भाई याद रखिएगा, ठीक है। हमने आज देखा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। उस थेल्स प्रमेय से हम किस तरह किसी फॉर्मूला को निकालते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर करते हैं। एक बार इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा और सही समझ लीजिएगा। गारंटी दे रहे हैं कि आपसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और थेल्स से बहुत सारे सिद्ध करने वाली सवाल आती हैं कक्षा 10वीं में और कक्षा 9वीं में भी, तो उसको आप लोग समझिएगा और पढ़िएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।